नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति और महायुति में हो रहे झगड़े, इन झगड़ों को हवा दी अमित शाह ने और अचानक से देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के रूप में सामने आने लगा। बीजेपी, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को बनाया था महायुति का सीएम, अचानक से वह देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे क्यों कर रहे हैं? क्यों एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी ना हाँ कर रही है ना कर रही है? अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा कि फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं, पर चुनाव के नतीजों के बाद निर्धारित किया जाएगा कि कौन बनेगा सीएम? हो क्या रहा है महायुति में? ये एनसीपी, अजीत पवार का जो गुट है, वह महायुति में एक अलग राजनीति पर जाती क्यों दिखाई दे रही है? क्यों इनके बीच में सामंजस्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है? इन सब पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति वर्तमान समय में इंटरेस्टिंग हो चुकी है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके पीछे कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं और बीजेपी स्वयं को दिखाना चाह रही है कि वह चुनाव में फ्रंट रनर है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस समय एकनाथ शिंदे और एनसीपी, अजीत पवार का जो गुट है, इनकी बैसाखियों पे चल रही है। वह यहाँ पे यह दर्शा रही है कि वर्तमान समय की जो महाराष्ट्र की राजनीति है, उसमें सर्वे सर्वा हम ही हैं और यहां पर हम निर्धारित करते हैं जो सत्ता का माहौल है। कई बार ऐसा फील हुआ जैसे एकनाथ शिंदे को लेकर लग रहा था कि कहीं एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार जैसे तो महाराष्ट्र में नहीं बनते जा रहे हैं। अगर आप बिहार की राजनीति को देखते हैं तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, चाहे महागठबंधन रहा हो और चाहे एनडीए, नीतीश कुमार वहां पे सर्वमान्य चेहरा रहे हैं। बीजेपी के साथ जब भी नीतीश कुमार आते हैं, चाहे बीजेपी की सीट ज्यादा ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। 2025 के चुनाव को लेकर भी माहौल फिलहाल सेट कर दिया है बिहार में और वहां पे नीतीश कुमार का ही चेहरा लेकर वो चलने वाले हैं। यही कुछ समझ में आ रहा था महाराष्ट्र में भी कि यहां पर भी एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। थोड़ा सा इतिहास समझते हैं कि एकनाथ शिंदे आखिरकार मुख्यमंत्री बने कैसे, फिर चलते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर नाम क्यों आगे आया बीजेपी के साइड से और एनसीपी, अजीत पवार का सेगमेंट ये फूंक फूंक के कदम क्यों रख रहा है? क्या राजनीति चल रही है वहां पर? पहले बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे को, जो पूरा इतिहास रहा है राजनीति का। 2019 का चुनाव आपको याद होगा और उस चुनाव में जो नतीजे आए, उस नतीजों ने साफ दर्शा दिया था कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी। पर जैसा माहौल हुआ कि उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना लेकर चले गए एनसीपी और कांग्रेस के साथ, वहां पर उन्होंने सरकार बना ली। अच्छा, सरकार तो बनी, 2.5 साल चली और इस सरकार का जो रिजल्ट आया वो ये था कि शिवसेना 2 पार्ट में टूट गई और आगे चल के एनसीपी 2 पार्ट में टूट गई। अच्छा, शिवसेना में जब एकनाथ शिंदे जो गुट था, उन्होंने 56 जो उनके पास विधायक थे, उनमें से 39 तोड़ के वो चले गए और बीजेपी के साथ मिल गए। अच्छा, वहां पर बीजेपी के 105 विधायक थे, फिर भी उन्होंने एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया। यहां से समझ में आ रहा था कि भाई एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो शिवसेना और बीजेपी की सरकार साथ चल नहीं सकती थी। तो एकनाथ शिंदे वहां पर मुख्यमंत्री बने, बाद में अजीत पवार उसमें आके जुड़ गए, उनको उप मुख्यमंत्री यहां पर बना दिया गया। तो ऐसे में पूरा माहौल सेट हो गया था। क्या भी गया कि क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री यहां पर बनाएगी? तो शिवसेना के लोगों ने कहा नहीं, एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री और वही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं की लीडरशिप में हम लोग महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, देखिए, शिवसेना के शिंदे गुट को बीजेपी के साथ जोड़कर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने का आइडिया देवेंद्र फडणवीस का ही था और यहां पर वो रेडी भी हो गए उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरा 5 साल का अपना टेन्योर पूरा किया है, वह उप मुख्यमंत्री बन रहे। तो यहां पर त्याग ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम सब कुछ त्याग देंगे। कुछ ना कुछ तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, देवेंद्र फडणवीस की भी रही होगी। वह रेडी हो गए उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर। लेकिन राजनीति में अगर आप अपने आप को ऐसे ही लगातार यह दर्शाते जाएंगे मैं तो सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, तो आप धीमे धीमे राजनीतिक रूप से आप गायब हो जाएंगे माहौल से। और ये चीज यहां पर दिखाई दे रही। देवेंद्र फडणवीस को समझ में आ चुका था कि यहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, पर रसूख धीमे धीमे मेरा कम हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस का रसूख कम हो रहा है। ऐसे में दबाव बनाना जरूरी था। और बीजेपी को एक बात समझ में आ रही है कि 105 विधायक हमारे पास हैं, उसके बाद भी हमारा मुख्यमंत्री यहां पर नहीं है, तो समस्याएं तो हैं। तो फिर सीट बंटवारा हुआ और इस सीट बंटवारे में देखा गया कि 150 सीट जो है वो बीजेपी के पास आई।
288 में से। और बीजेपी यहां पर लगी हुई है कि वो 150 में से मैक्सिमम सीट जीत जाए और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टनर बन के उभरे यहां पर, जिससे राजनीतिक रूप से वह शक्तिशाली रहे और फिर वह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री ना बनाकर देवेंद्र फडणवीस को यहां पर मुख्यमंत्री बना देंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम यहां पर आया क्यों, इसको लेकर दो चर्चाएं वहां पर गर्म हैं। पहली बात कर लेते हैं 2014 से 2019 के बीच में जो सरकार चली महाराष्ट्र में। आपको याद होगा 2014 में बीजेपी और शिवसेना इनके बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर दिक्कत हुई और उस दौर में अमित शाह ने भी कोशिश किया कि भाई हम एक बार लड़ लेते हैं चुनाव, क्योंकि हम महाराष्ट्र में लगातार जब से हम शिवसेना के साथ आए हुए हैं तब से हम यहाँ पर छोटा भाई बनकर घूम रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि हम अलग लड़के देख लेते हैं किसकी शक्ति ज्यादा है, और इस बात को लेकर दोनों पक्ष तैयार रहे। तब शिवसेना अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में। और यहां से अचानक से बीजेपी ने शिवसेना की सत्ता को अपने पास केंद्रीकृत कर लिया। अच्छा, उस दौर में उद्धव ठाकरे को भी एहसास हो गया था कि भाई हम चलते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो फिर बीजेपी शिवसेना साथ आए और देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2014 से 2019 में जैसी सरकार चली महाराष्ट्र में, उसका रिजल्ट यह रहा कि 2019 के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया। 160 से अधिक सीट ये जीत कर आए। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के रूप में लोग देखना चाहते थे। एक सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा था कि जनता भी नहीं पसंद कर रही, इस वजह से ये अधिक सीट जीतकर आए भी हैं। इस वजह से 2014 से 2019 के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर दिखाई दिए। इस वजह से भी बीजेपी को यह आश्वासन अपने अंदर है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को हम रिकमेंड करेंगे एज अ सीएम तो महाराष्ट्र की जनता उसको सहर्ष स्वीकार कर लेगी। पहला तो बात यह रही जो कार्यकाल उनका रहा था। दूसरा था जो सेक्रीफाइस किया देवेंद्र फडणवीस ने। आपने उनसे 2.5 साल सेक्रीफाइस करवाया। एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के रूप में काम कर रहा था 2.5 साल तक। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहां पर जोर मार रही है। अब वह कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वह मुख्यमंत्री बने। और अमित शाह ने एक बार जब वो प्रचार कर रहे थे उसमें उन्होंने कह भी दिया कि देवेंद्र फडणवीस जैसा सीएम बहुत कम मिलता है। और ऐसे में यह साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को एज अ सीएम यहां पर प्रोजेक्ट करना चाह रही है। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो जो सेक्रीफाइस किए उसका रिजल्ट उनको देखने को मिल रहा है कि बीजेपी उनको बैक कर रही है। और दूसरा, सत्ता में आप मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सत्ता को नियंत्रित करते हैं। उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, बस वो दिखावटी पद है। इसलिए भी बीजेपी को पता है कि सत्ता पे अगर अपना अधिकार दिखाना है तो सीएम तो हमारा ही होना चाहिए। इस वजह से इन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम यहां पर रिकमेंड किया। अच्छा, अब यहां पर दो दिक्कतें आ रही हैं। पहला कि शिंदे को ये कैसे मैनेज करेंगे और दूसरा एनसीपी। पहले बात करते हैं एनसीपी, क्योंकि एनसीपी वर्तमान समय में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार जो है वो थोड़ा सा फूंक फूंक कदम रख रहे हैं और वह बीजेपी के साथ मतलब गठबंधन महायुति का पार्ट होते हुए भी उसका पार्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पहला मुद्दा आया वो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे को लेकर, जिस तरीके से अजीत पवार ने वहां पर अपनी बात कही कि भाई यह नारा यूपी बिहार जैसे राज्यों में चल सकता है पर महाराष्ट्र में इसका कोई स्थान नहीं है। सीधी बात यह है कि यह साफ दर्शा रहा है कि भाई इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। और दूसरा, नवाब मलिक और उनकी बेटी को बीजेपी के विरोध के बाद जैसे टिकट दिया गया उस पर भी समस्याएं हैं। कारण यह है कि अजीत पवार अपने मुस्लिम वोट बैंक को नहीं खोना चाहते हैं और उनको भी यह पता है कि अगर 2024 के चुनाव का रिजल्ट कुछ ऐसा आया जहां पर महायुति की सरकार नहीं बन रही है तो वह जनता को यह बोल सकते हैं कि भाई मेरा इनके साथ विचारधारा में दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम महाविकास आघाड़ी में जाकर सरकार बनाएंगे। और जैसे अजीत पवार शरद पवार के बीच में बातें भी होती हैं, कई बार यह एहसास हो चुका है कि एनसीपी जो है वो जा सकती है शरद पवार के पास फिर से। और बीजेपी को पता है यह बात कि एनसीपी के आने की वजह से इनको कोई राजनीतिक फायदा तो हुआ नहीं है। राजनीतिक घाटा भले हम कह सकते हैं, राजनीतिक फायदा यहां पर हुआ नहीं, क्योंकि एनसीपी ने अजीत पवार के गुट ने जब लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पे सबसे दोयम दर्जे का प्रदर्शन किया है। तो सीधी बात यह है कि अजीत पवार को लेकर बीजेपी के अंदर भी सहजता नहीं है। यह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई भी आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है।
जबकि शिवसेना, एकनाथ शिंदे का जो गुट है और बीजेपी के बीच में राजनीतिक सामंजस्य, विचारधारा का सामंजस्य आपको दिखाई देने को यहां पर दिखाई देगा। लेकिन एनसीपी के साथ ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से भी एनसीपी यहाँ पर फूंक-फूंक के दम रख रही है। वो कह रही है कि चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल अभी हमारा पूरा जो ध्यान है, वो चुनाव लड़ने पर लगा हुआ है। इधर एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना के अंदर भी बातें यही है कि भाई अगर हम जीतते हैं यहाँ पर इलेक्शन तो मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे। उन्हीं के लीडरशिप में यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है और वही बनेंगे आने वाले समय में यहाँ पर मुख्यमंत्री। देखिए, शिंदे को भी पता है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई, तो उनके पास यह ऑप्शन है कि वह कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव गुट के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो शिंदे भी यहां पर फूंक-फूंक कदम रख रहे हैं और वह यह सोच रहे हैं कि अभी इस विषय पर कुछ कहना ठीक नहीं है। और आने वाले समय में अगर त्रिशंकु विधानसभा होगी, तो वहां पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं महाविकास अघाड़ी के सामने यह प्रपोजल रखूं और यहां पर मुख्यमंत्री बन जाऊं। इसलिए वह अपने पत्ते यहां पर नहीं खोल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति वर्तमान समय में काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और उस राजनीति में एक बात तो समझ में आ रही है कि विचारधारा गई चूल्हे भाड़ में, हमें केवल सत्ता यहां पर चाहिए। और सत्ता की लड़ाई इस समय जैसी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, ऐसी पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई दी है। क्या आने वाले समय में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बनेंगे? जैसे नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ आए, चाहे आरजेडी के साथ जाएं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी यही काम कर पाएंगे कि चाहे वह बीजेपी के साथ जाएं, चाहे वह महाविकास अघाड़ी के साथ जाएं, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। क्या महाराष्ट्र एक नया बिहार बनने का प्रयास कर रहा है? क्या एकनाथ शिंदे यहाँ पर नीतीश कुमार बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी बनाएगी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? समय जानता है इसका जवाब, हम और आप नहीं जानते हैं। बाकी राजनीति चलती ऐसे ही रहती है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। बाकी नरेंद्र मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा दिया, इस पर भी एनालिसिस करना जरूरी है। करेंगे अगले वीडियो में एनालिसिस इस वीडियो में। याद दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।